अच्छा तो जनाब, अब हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो तमाम क्वेश्चंस जो मेरे स्टूडेंट्स ने अब तक टॉपिक में नहीं किए हुए, लेकिन वो डेफिनेटली यूट्यूब की वीडियो का हिस्सा हैं, तो उसे कंप्लीट होना चाहिए। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग इस वक्त वीडियोस को देख रहे हैं, वो काइंडली प्लीज़ इसको देखें और देखने के बाद इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ-साथ हमें ये भी बताइए कमेंट के अंदर कि हमें अब और कौन से पास्ट पेपर को सॉल्व करना चाहिए और आपको कौन-कौन से टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ बनाकर दे दूँगा। नाउ कम टू द पेपर। The mass of the small box is x kg, the mass of the large box is y kg, the total mass of 4 small boxes and 6 large boxes is 30 kg. Show that the equation 2x plus 3y equal to 15. So examiner इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इस तरह की इक्वेशन को फिगर आउट करना है जो कि दी हुई है 2x plus 3y equal to 15. तो इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए टोटल मास ऑफ 4 स्मॉल बॉक्सेस की बात हो रही है और 6 लार्ज बॉक्सेस की बात हो रही है। तो मास जो था एक बॉक्स का वो x kg था स्मॉल बॉक्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक का मास x kg है तो 4 का मास अगर मुझे चाहिए तो मैं 4 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी 4x। और इसी तरीके से 6 लार्ज बॉक्सेस का मास मुझे अगर चाहिए तो उसके मास के लिए मैं 6 को जो है वो y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो व्हेन आई एम जब मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम तो द टोटल वेट विल बी इक्वल टू 30 kg। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा और सिंप्लीफाई करके मैं ये पता लगाऊंगा कि ऊपर जो इक्वेशन है क्या वो इससे बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, उसका तरीकेकार ये होगा कि आई विल टेक 2 एस कॉमन। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो मेरे पास वही इक्वेशन आ गई जो एग्जैक्टली उसने मुझे दी थी। सेकेंडली वो ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ 6 स्मॉल बॉक्सेस एंड 1 लार्ज बॉक्स इज 13 kg। तो 6 स्मॉल बॉक्सेस और एक लार्ज बॉक्स का मास अगर मिलाएं तो 13 kg अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू राइट डाउन फ्रैक्शन में आई हैव ऑलरेडी डन दैट वन। तो मैंने वो इक्वेशन डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन टू फाइंड द मास ऑफ द स्मॉल बॉक्स एंड द मास ऑफ द लार्ज बॉक्स। तो अब मैं इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके मैं फिगर आउट करूंगा कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा देखो बेटा, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो होता है कंपैरिजन मेथड। उसमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को फिगर आउट करके उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे कि सेकंड इक्वेशन में y बहुत आसानी से सब्जेक्ट बन सकता है, तो मैंने इसमें किया 13 माइनस 6x। और अब सेम काम मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर करूंगा, उसके अंदर भी मैं सबसे पहले y को सब्जेक्ट बना लूंगा। तो जब मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दैट विल बी 15 माइनस 2x और y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब मैं कंपैरेटिवली दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर करूंगा ताकि मुझे x की वैल्यू मिल सके। 15 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6x। तो 15 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस 6x। और ये हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 18x। तो अब मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो 18x माइनस 2x इक्वल टू 39 माइनस 15। मैंने 15 को वहाँ भेज दिया और 18x को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आ गया। तो 18 माइनस 2 मेरे पास हो जाएगा 16x और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 24 डिवाइडेड बाई 16 के। इसका मतलब ये होगा कि 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, यानी कि x विल बी इक्वल टू 1.5। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.5। अब सेम गोज फॉर y, मुझे y भी फिगर आउट करना है। तो 13 माइनस 6 इंटू 1.5। तो अगर मैं 6 इंटू 1.5 करता हूँ तो इट विल बिकम 9। और 13 माइनस 9 करने से मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा 3 और एक 4, 4। यानी कि लार्ज बॉक्स का मास 4 था और स्मॉल बॉक्स का मास था 1.5। अच्छा, अब इसी तरीके से अगला वो सवाल देख लेते हैं जो हमने इस वक्त इसमें छोड़ा था पेपर के अंदर, जो कि अलजेब्रा का पार्ट था। डेफिनेटली अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस को हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा था। अच्छा, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है। इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस ग्राफ की बात की जाती है, दैट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली द काइनेमेटिक्स टॉपिक। ये काइनेमेटिक्स के टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है आपके पास द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द साइक्लिस्ट। स्पीड टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें स्पीड और टाइम को लिया जाता है और इसके अंदर आपके पास स्पीड ऊपर जाती हुई और आगे बढ़ के नीचे आती हुई भी नजर आती है। जब ये ऊपर जा रही होती है तो इट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। जब ये आगे जा रही होती है इट मीन्स ये कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल कर रहा है क्योंकि कोई चेंज नहीं है स्पीड के अंदर। और नाउ इट इज डिसेलरेटिंग, लाइक ऑब्जेक्ट अपना ब्रेक लगा रहा है और वो रुक रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन T40 टू T100। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि T40 से T100 के बीच का उसने आपसे पूछा है
कि किस तरह की मूवमेंट हो रही है, किस तरह का मोशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड पे जब वो ट्रैवल करेगा तो देयर विल बी नो चेंज, ना ग्राफ ऊपर जाएगा ना ग्राफ नीचे आएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t0 एंड t40 इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t0 टू t40, 0 से 40 के बीच में अगर वो बात करेगा आपसे तो 0.25 मीटर पर सेकेंड, शो दैट v इक्वल टू 10। देखो बेटा, बात इसमें बड़ी सिंपल सी उसने बोली है। उसने आपसे कहा है कि एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 40, यानी कि इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जो होता है वो ग्रेडियंट की टाइप होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जैसे मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता हूँ राइज ओवर रन से, उसी तरह से मैं एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ राइज ओवर रन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्टार्टिंग ड्यूरेशन यानी कि 0 से 40 की बात करूँ तो इसमें लाइन यहाँ पर है और ये इसका राइज है और ये इसका रन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जाऊँगा p अपॉन 40 से, बिकॉज द राइज ऑफ दैट लाइन इज एग्जैक्टली p एंड द रन ऑफ दैट लाइन इज एग्जैक्टली 40। तो ये बात गलत नहीं होगी कि मैं राइज अपॉन रन यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन को फिगर आउट कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन उसने मुझे पहले से दिया हुआ है, दैट इज 0.25। तो 0.25 मेरे हिसाब से बराबर होता है किसके, 1/4 के। v इज इक्वल टू, तो अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि v को मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करूँगा तो 4 × 1 एंड 4 × 10। तो v मेरे पास बन जाएगा एग्जैक्टली 10 के बराबर, और यही उसने मुझसे पूछा था और मैंने सॉल्व कर दिया। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट बिटवीन t0 टू tt इज 1.4 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाती है तो उसमें हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरिया अंडर द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल डिस्टेंस को। So when I'm interested to know about the total distance, I need to calculate the area. But the problem is that we are discussing about the meter per second and meter per second and seconds. So it means that the area should be calculated in meters, but we have provided that area is 1.4 kilometers. So that is not exactly correct. So we have to convert that unit into the meters over here first. So 1.4 kilometer, that's over here. I can multiply it by 1000 because we know that 1 kilometer will be equal to 1000 meters. So 1 kilometer will be multiplying with 1000. It becomes 1400 meters. That is the total distance of the object that has covered from 0 to tt. Now what I'm going to do? I'm just going to calculate the area. Area under the graph निकालने के लिए what I have to do? I can see that this shape is exactly the trapezium, the total trapezium. So what I can do, I can use the area for the trapezium, and I for the area, this is exactly the area. So I'm putting it over here according to the formula 1/2 into height into s1 plus s2. So area is exactly 1400, 1/2 हाइट जो मुझे प्रोवाइड की गई है एग्जैक्टली वो है v, और v मेरे पास था 10 के बराबर। तो आई कैन पुट 10 ओवर हियर। S1 is exactly capital T and S2 is exactly 60। S1 कहलाएगा ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और S2 मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। तो S1 की बात अगर मैं करूँ तो दैट इज एग्जैक्टली T, और S2 की बात करूँ दैट इज एग्जैक्टली 60। तो नाउ 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 is equal to t plus 60. 0 and 0 will be cancelled. So it is going to be 280, that is equal to t plus 60. And now I can do that 280 minus 60 will be equal to t, which means that 280 minus 60 करने से मुझे मिल जाएगा exactly 220, 60 70 80, हाँ 220. So it means 220 is exactly the value of t। ठीक है जनाब, यहाँ तक सारी बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब अगला सवाल देख लेते हैं जो हमने वो भी छोड़ा था। इसमें आपको एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी गई है। इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का तरीका होगा यू विल बी फैक्टराइजिंग दैट थिंग। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर मैं ऊपर न्यूमिनेटर में देखूँ तो आई कैन टेक 3 एज कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा, 2 14 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर सोचते हैं कि जब वो प्लस माइनस हो तो 11 बन जाए और मल्टीप्लाई हो तो 28 बन जाए, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे 7 और 11 होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 14। अब आप देखो कि अगर आप फैक्टराइजेशन पे जाते तो 7 प्लस 4 से 11 जनरेट हो जाता, और 2x स्क्वायर से 14 मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 28 भी डिस्कवर हो जाता। So now you can further factorize x square minus 4 divided by, you can take 2x as common, going to be x plus 7 plus 2 as common, 2
Yes, you can take 2 as common. Oops, I made a mistake over here. I can take only x common, so it is going to be 2x plus 7. And then now I can do 2 as common, so it's going to be 2x plus 7. So 3x minus 4 जो है वो भी खुद एक फैक्टराइजेशन हो सकती है. उस पर फॉर्मूला लगेगा फैक्टराइजेशन के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी है, विच कैन बी represented into a plus b and a minus b. So now I can proceed with it like it can be x plus 2 and x minus 2. And furthermore, in the denominator, I can see there is x plus 2 and 2x plus 7 over here. So I can cancel both of them. 3 into x minus 2 divided by 2x plus 7. That is exactly my final simplest fraction. Okay. तो अब देख लेते हैं और कौन सा सवाल है हमारे पास अलजेब्रा का जो हम छोड़ के आगे चले गए थे. ओ हो, सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब आने वाले पेपर्स में 2025 के बाद बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी कि 2000 इंक्लूडिंग 2025 एज वेल. तो 2025 में भी आया, 2026 में भी आएगा और फिर 27 में भी मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस हैं. तो अब अगर मैं इसको देखूं तो राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी. सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि सिंपलेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जाए, अगर आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे लेकर जाना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आपने x लिखा, फिर आपने यहाँ पे लिखा 4/2 के ऊपर स्क्वायर, देन -4/2 के ऊपर स्क्वायर, देन -12. ठीक है. अब ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -12. तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 -4 और -12 भी आपके पास हो जाएगा 16. तो x प्लस 2, अच्छा अब ये मैं पूरी तरह से फैक्टराइज कर चुका हूँ, जो उसने मुझसे रिक्वायरमेंट की थी मैं उसके हिसाब से उसको फैक्टराइज कर चुका हूँ. अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आपको, दैट इज इन प्लस एंड यू आर गेटिंग माइनस, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा, देयर इज नो डिफरेंस. व्हेन यू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन बाय दिस वन, so you will definitely say this that your b will be equal to -16. That's it. It is not going to make any change or any difference in the calculation. ठीक है. तो वहाँ पे उसने अगर कोई ऐसी चीज़ आपको दी हुई है जो कि आपके साइन से परे है, तो साइंस का इतना मसला नहीं है, आपने टर्म डिस्कवर करनी होती है, कंपैरेटिवली साइन सेम हो ही जाता है. और अगर आपको साइन नहीं भी सेम होता तो फिर आप उसकी वैल्यू को माइनस में कंसिडर कर लेते हैं. यूज योर आंसर टू पार्ट ए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ. तो बेटे, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ को फिगर आउट करने का तरीका ये होता है, दैट इज माई स्टैंडर्ड इक्वेशन, x minus h whole square plus k. It is the standard equation of exactly quadratic. तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा तो फेस स्माइली बनेगा, और a अगर लेस देन 0 होगा तो फेस जो है वो सैड बनेगा. पहली बात. दूसरी बात ये कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो इस वक्त यहाँ पर h कॉमा k का कोऑर्डिनेट होगा, विच विल बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम, और यहाँ पर h कॉमा k जो है वो एक्जैक्टली कंसिडर होगा, इट इज़ अ मैक्सिमम कोऑर्डिनेट. ठीक है, समझ में आ गई बात. अब जब मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को जो मैंने बनाई थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बना दिया था x प्लस 2 होल स्क्वायर -16. एंड व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद a इंटू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, so I can easily figure it out like a is exactly 1. Comparatively over here, a is exactly 1 which is greater than 0. It means I am going to have the smiley face. तो अब जो मेरा टर्निंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिनिमम पॉइंट होगा. तो टर्निंग की कंपैरिजन मैं जब करता हूँ, माइनस एच को प्लस 2 से कंपेयर करूंगा और के को -16 से कंपेयर करूंगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी -2 और के हो जाएगा -16. सो आई कैन से दैट -2 एंड -16. नाउ स्केच द ग्राफ, इंडिकेट द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस. जब ग्राफ क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, अब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस वक्त क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी. देखो बेटा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो उस वक्त क्या कंपैरेटिवली प्रॉब्लम होती है कि आपके पास एक ना एक चीज जीरो के बराबर होती है जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया जाता है. तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने फिगर आउट की थी, दैट वाज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -16. जब आप इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हो. तो वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और -16 हो जाएगा. तो y इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -16 और y बन जाएगा आपके पास माइनस का 12. ठीक है. तो y की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे -12, और जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो भी छोड़ देते हैं. फिर x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालते हैं. तो x इंटरसेप्ट जो होगा मेरे पास एग्जैक्टली वो ऐसे निकलेगा कि मैं y की जगह पे 0 डाल दूंगा. जब मैं 0 डालूंगा तो ये x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर -16 और 16 उधर आएगा. तो x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर, व्हेन आई टेक अ स्क्वायर रूट ऑन दैट वन, x plus 2 will be equal to plus minus 4, and then x plus 2 will be equal to plus minus 4 can be solved into two different manners.
like +4 and x plus 2 will be equal to -4. So x can be 4 minus 2 which is exactly 2 और x can be -4 minus 2 so it is exactly -6. यानी कहने का मकसद ये हुआ कि मेरा क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो exactly 2 और -6 पे कट करने वाला है x एक्सिस को। तो मैंने x के ऊपर मार्किंग कर दी 1 2 यानी कि ये मेरा कटिंग पॉइंट है x एक्सिस का और सेम उसी तरीके से वहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी एक मार्क कर दिया -6 के लिए यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इट विल बी -6 ओवर हियर। ठीक है। अच्छा आप स्केल के साथ ये भी कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप इसके साथ ये भी कर सकते थे कि यू कैन प्लेस 2 ओवर है और यहाँ पे आप लगाते 2 यहाँ पे आप लगाते 4 और यहाँ पे लगाते आप 6 जो कि माइनस में होते सारे। ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास वाई एक्सिस को कट करने के लिए -12 था। क्योंकि आपके पास -12 था तो आप उसके लिए इसको नीचे लेकर जाएंगे डेफिनेटली और हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो कर्व का आ रहा था वो -2 और 16 आ रहा था यानी कि मुझे ये भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं 4 मार्क कर देता हूँ यानी कि 4 यहाँ पे -4 देन उसके बाद फिर मैं -8 फिर मैं मार्क कर देता हूँ -12 फिर मार्क कर देता हूँ मैं -16 एंड सो ऑन फिगर आउट कर देता हूँ -4 और डालूंगा इसमें तो -20 हो जाएगा। ठीक है। तो अब मेरी जो ज़रूरत थी स्केच पे मैंने वो सब चीज़ें मार्क कर दी तो -2 और 16 के ऊपर मेरा टर्निंग पॉइंट होगा -4 12 पे मेरा कर्व कट करेगा वाई एक्सिस को फिर +2 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को फिर यहाँ -6 पे कट करेगा तो मेरा कर्व एग्जैक्टली जो है वो कुछ इस तरह से जाने वाला है यहाँ से यूँ और यहाँ से वो यूँ करके आएगा और ऑलमोस्ट कुछ यूँ करके इसका फेस होना चाहिए जो कि यहाँ से कट करता हुआ चले। ठीक है जनाब। तो मैंने अपना क्वाड्रेटिक कर्व स्केच कर दिया दैट वाज क्वाइट सिंपल आपको सिर्फ अपनी लॉजिक्स को दिमाग में रखना है। ठीक है भाई। अच्छा अब देख लेते हैं क्या कोई और सवाल हमारा अलजेब्रा का रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ये पेपर हो चुका है कंप्लीट विद ऑल द क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट ने नहीं किए हुए थे वो मैंने आप तमाम लोगों के लिए सॉल्व कर दिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देखेगा वो लाइक भी करे, शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं कि वो मैं करूँ अपनी क्लास में। तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं वो पेपर सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।